ऑल राइट, स्क्रीन विजिबल है ना सबको? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर बताना जरा, कौन सा था ये? 19। इस टाइप के क्वेश्चन हम और भी करेंगे बाद में, बट एक्चुअली अभी टाइम कम है थोड़ा, तो मैं एक एक वैरायटी आज बता दूंगा, फिर हम एक बार ये तुम्हारा ये हो जाए यूटी टर्म टेस्ट एंड ऑल, अपन एक्स्ट्रा करीबन 5 से 6 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास होने वाली है डेफिनेट में, जिसमें मैं बहुत सारे पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट कवर अप करूंगा। देखता हूं कब प्लान होता है वो, पर एक होगी एक बूस्टर क्लास, इसमें सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, और जितने भी अभी तक आ चुके हैं उनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो, और जो एक्सपेक्टेड है वो, ठीक है, वो मैं पहले ही तुम्हें बता देता हूँ, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब चैप्टर है, पर वक्त ही नहीं दिया गया है इस बार, और हमारे पास वक्त है भी नहीं, क्योंकि जो इसके बाद का चैप्टर है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, तो उसमें 1 महीना करीब करीब दे दिया है, तो उसमें से अपन 8-10 दिन उधर से डेफिनेट ले लेंगे, फिर ऐसा है, ठीक है। पर अभी तो तुम्हारा टर्म टेस्ट भी आएगा, यूटी भी आएगा, तो इसलिए एक एक वैरायटी में सबकी बता दूंगा। शायद हमने पिछली बार एक इंपॉर्टेंट वैरायटी देखी थी जब 2 इंटीग्रेशन थे, तो उसको कैसे क्रैक किया था, ठीक है, एक को दूसरे के फॉर्म में लाने का। दूसरा यहाँ पे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी समेशन k गोइंग फ्रॉम 0 टू n nck अपॉन n रेज टू k इंटू k+3। कुछ भी ट्राई कर लो, ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। हमें ऐसा लगता है कि ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स पे बेस्ड हो सकता है, nck अपॉन k+3 देख के, तो हमने शायद उस टाइप के भी क्वेश्चन करे थे, ncr अपॉन r+1। अब इसमें हमें k+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, फिर n+1 से k+1 बनेगा, फिर k+2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, बट एक n रेज टू k और चल रहा है, तो शायद ये हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं होगा, पर उसमें भी तुम्हें याद होगा इन टाइप के क्वेश्चन में इंटीग्रेशन यूज होता था, बाइनोमियल कोएफिशिएंट के वक्त मैंने बताया था। अब यहां हम क्या करेंगे वो सुनना, मुझे बताओ इसमें ऐसी कौन सी टर्म है जो नहीं होती तो डायरेक्ट बाइनोमियल एक्सपांशन बन जाता, कौन सी टर्म नहीं होती तो 1/k+3। अगर 1/k+3 नहीं होता तो मेरे ख्याल से ये फॉर्म तो सबने पढ़ा है कि नहीं, NCR x रेज टू n माइनस r y रेज टू r होता है x प्लस y की पावर में n r गोइंग फ्रॉम 0 टू n। क्या ये सभी ने पढ़ा है कि ये भी नहीं पढ़ा है बाइनोमियल एक्सपांशन का फॉर्मूला? और अगर ये पढ़ा होगा तो इसी में एक केस बनता है जब मैं 1 प्लस एक्स की पावर में n लिख दूंगा, तो x हो गया 1, y हो गया x, तो NCR x रेज टू r r गोइंग फ्रॉम 0 टू n। क्या ये फॉर्मूला पढ़ा है किसी ने? ऑनलाइन स्टूडेंट जरा बताना। यस सर। ओके, तो ये याद रखना है। अब जरूरी नहीं कि वो r हो, इसी r को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, k भी तो लिख सकता हूं। मैं अप्रोच बता रहा हूं कैसे बननी थी इस क्वेश्चन में, nck x रेज टू k, तो 1 प्लस एक्स होल रेज टू n ही होता है। तो मतलब अगर ये k+3 नहीं होता तो मेरे ख्याल से वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन में से एक है। अब k+3 हटाओ, कैसे भी करके हटाओ, तो k+3 को कैसे हटा सकते हैं, ध्यान से सुनना। ठीक है, या हम ऐसा कर सकते हैं, इंटीग्रेशन का उल्टा करने वाला हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत टफ नहीं है, पर थोड़ा तुम्हें लगेगा बाप रे ये क्या हुआ, आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप का क्वेश्चन हो गया है। हाँ जी, देखो जरा ध्यान से, क्या उस 1/k+3 वो जो नंबर है क्या उसको ऐसा लिख सकता हूं? मतलब अब आज के बाद जब भी तुम्हें कोई नंबर दिखाई दे, जैसे कि हाफ हो गया, तो हाफ को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0 to 1 x dx। अच्छा ओके, ठीक है, मतलब ऐसा लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं,
क्या होता है x रेस टू k का इंटीग्रेशन k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, मतलब x रेस टू k प्लस 3 अपॉन k प्लस 3 फ्रॉम 0 टू 1 रखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 आएगा माइनस 0 पर अपॉन में k प्लस 3 आ गया। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया क्या किया हमने? ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि 1 अपॉन k प्लस 3 को हम लिख रहे हैं 0 टू 1 x रेस टू k प्लस 2। ठीक है, आगे जाके जब अपन को एक बड़ी क्लास पढ़ेंगे डेफिनेट पे, एक बड़ी क्लास होगी उस पे हम ऐसे और भी करेंगे, समेशन के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे इंटीग्रेट रिलेट करके, और फिर कभी कभी तो इनफाइनाइट जीपी बनता है, तो कभी कभी यहाँ एनसीके है तो बेसिकली अपना बाइनोमियल में चले गया है, अगर एनसीके नहीं होता तो ये इनफाइनाइट जीपी की तरह चले जाता है। जीपी दिख रही है, या एजीपी का भी बन सकता है, एजीपी और जीपी सॉल्व करना तुम्हें आता होगा। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे मेंस में, अब यही क्वेश्चन बाकी रहे हैं क्योंकि न्यूटन लेबनिज पे क्वेश्चन आ गए इस बार, बहुत आए हैं, तो बस अब ये और वैरायटी पूछ लेंगे तो कोई डिफरेंस छूटेगा ही नहीं फिर मेंस और आईआईटी का, और क्या, और आएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत जगह दिया हुआ है। अब सुनो, x के रिस्पेक्ट में करना है ना हमें, तो ये k एंड ऑल तो सब कांस्टेंट ही है, तो इसको हम इंटीग्रेशन के बाहर रख सकते हैं तो अंदर भी रख सकते हैं, तो क्यों ना अब अपन इसको ऐसा कर ले, x रेस टू k प्लस 2 को अपन x रेस टू k इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो एक्स स्क्वायर को मैंने बाहर करा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? जवाब दो। तो अगर अपन ऐसा लिख सकते हैं, मैंने इंटीग्रेशन बाहर कर दिया और बाकी चीजों को अंदर ले लिया, कर सकते हैं हम, ये तो सब कांस्टेंट एंड ऑल ही है, तो ये क्या बन रहा है अंदर, ये क्या है पार्ट, अगर हम इसको ऐसे देखें अभी तो मैं नहीं दिख रहा है, तो अब शायद दिख जाए। हाँ बेटा बोलो। ये ऊपर वाला स्टेप बाकी जगह बता सकते, कौन सी वाली स्टेप बेटा? आपने जो ऊपर की ना, जो आपने समेशन के नीचे वाली जो बॉक्स किया है वो वाला। बेटा ये लिखा तो है यहाँ पे, ये रहा, ये लिखा, इसको हमने ऐसा लिखा है, इंटीग्रेशन आता है, यस तो ये करके बताऊं क्या इंटीग्रेशन? चलो करके बता देता हूँ। नो सर, n+1 अपॉन n+1 फ्रॉम 0 टू 1, अपर लिमिट रखोगे तो 1 रेस टू k प्लस 3 अपॉन k प्लस 3 माइनस 0 रेस टू, वो तो 0 ही हो जाएगा, 1 रेस टू k प्लस 3 1 ही होगा, तो 1 अपॉन k प्लस 3 आ गया। उल्टा सोच सकते हो, बहुत टफ नहीं है ये सोचना, कोई बहुत ड्रास्टिकली कुछ ऐसा सोचा है, पर ऐसा नहीं है ये, ना आईटी पूछेगी, पर इतना छोटा तो पूछ सकती है कि एक नंबर को इंटीग्रेशन में बदल दो। क्लियर हुआ हित? फिर उसके बाद कुछ नहीं करा, ये फॉर्म हमें पता है, ठीक है, इसलिए पावर यहाँ पे k अपना जा रहा है, इसलिए यहाँ पे एक्सेस टू k चाहिए था, ओके, गोइंग फ्रॉम 0 टू n, इसलिए मैंने x स्क्वायर को अलग करा, समेशन वगैरह को अब अंदर ला रहा हूँ, इंटीग्रेशन बाहर कर रहा हूँ, तभी तो इंटीग्रेट ओरिजिनेट करा मैंने, ताकि वो एक वेरिएबल फंक्शन बने, और अब अपन इसकी वैल्यू को कुछ लिख सकते हैं। क्या लिखोगे अब इसको? 1 प्लस एक्स बाय एन होल रेस टू n x स्क्वायर फ्रॉम 0 टू 1 लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी dx। क्या हुआ वो x रेस टू, ये लो लिख देता हूँ यहाँ पे, अब क्लियर हो गया? ठीक है, इसका आंसर रट लेना, मेंस में काम आएगा, मेंस वाले बच्चे इसका आंसर रट लेना। चलो अब मुझे बताओ, लिमिट तो n पे है, इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स बाय एन कैसे है? वेरी गुड बेटा, ये देखो 3 स्टार लगाए थे, मुझे लगा कि तुमने ध्यान नहीं दिया, 2 स्टार लगाए थे, मुझे लगता है जब 4-5 लगते तो शायद ध्यान आता है तुम्हारा। ध्यान से देखो, यहाँ जो x है वो x बाय n है, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, दिख रहा है x की जगह x बाय हाँ n, सर। ठीक है, चलो तो वो पूरा एक्सपांशन ही बन गया अपना बाइनोमियल एक्सपांशन। अब जो वेरिएबल है जिस पे लिमिट लगी है बस उसी में तो लिमिट लेनी है, तो जरा मुझे बताओ क्या इसकी लिमिट सॉल्व कर सकते हो? ये तो शायद फॉर्म जाना पहचाना सा लग रहा है, 1 रेस टू इंफिनिटी फॉर्म, जिसमें क्या करते हैं, e रेस टू
एफ एक्स जो है और इंटू जी एक्स क्या है, एन है, और एन टेंडिंग टू इंफिनिटी है। 1 1 गया, एक्स बाय एन एक्स ही बचा शायद, बस देखो। शायद मेरे ख्याल से तुम्हें बाई पार्ट्स आता है, और एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स तुम्हें पता रिडक्शन फॉर्मूला के थ्रू जाएगा, और 0 से 1 भी दिया हुआ है। फटाफट इसकी वैल्यू बताओ। 2 बार बाई पार्ट्स लगेगा शायद। यस सर। ये था क्वेश्चन भाई, बहुत लेंदी नहीं है, 4-5 स्टेप पर ही है, बट द थिंग इज दैट क्लिकिंग उस 1 अपॉन k प्लस 3, 1 अपॉन r प्लस 3, 1 अपॉन n प्लस 3 जब ऐसे टर्म्स दिखे तो अब दिमाग में एक थॉट आना चाहिए कि इस नंबर को इंटीग्रेशन में हम ला सकते हैं। ये थोड़ा सा एक क्रूशियल पॉइंट था। तो इंटीग्रेशन का बाहर कैसे दिया? बेटा इंटीग्रेशन तो x के रिस्पेक्ट में है, और समेशन जा रहा है k गोइंग फ्रॉम 0 टू n, x तो वैसा का वैसा ही है। जो इंटीग्रेशन के अंदर है वो तो समेशन पे डिपेंडेंट है। नहीं, इंटीग्रेशन तो x है, यहाँ k गोइंग फ्रॉम 0 टू n, ये कोई n की जगह x थोड़ी ना है जो डिपेंडेंट होगा समेशन, ये तो n पे जा रहा है ना। इस पूरे पार्ट में x का क्या लेना देना है? जो आपने ऊपर लिखा कि इंटीग्रेशन 0 टू 1 x की पावर k प्लस 2। हाँ सर उसमें तो समेशन पे डिपेंडेंट है ना k, तो उसको बाहर कैसे ले लिया हमने? अरे ये एडिशन में है, इसको तुम ऐसे नहीं समझो, तो इसको k को 0 रखो, k को 1 रखो, k को 2 रखो, सबको रखो तो कॉमन निकल सकता है ना। एडिशन में इंटीग्रेशन पता है ना, सेपरेट हो सकता है तो मर्ज भी हो सकता है, वो किया गया। लगाना है बाय पार्ट्स, मैं बताऊं? e-2, हाँ श्रेष्ठा ने भेजा था आंसर मुझे इसका, e-2 ही था। देख लेते हैं एक बार फटाफट। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे अपन, ऑब्वियसली उसको डेरिवेटिव में लेंगे, ये तो तुम्हें अब पता होना चाहिए कि ये मेरा डेरिवेटिव में जाएगा। तो एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स, 0 टू 1 माइनस 0 टू 1 2x हो जाएगा ई रेज टू एक्स डी एक्स। और आगे बढ़ते हैं, 2 बाहर, 0 टू 1, ओ अब तो इंटीग्रेट एक और बार कर रहे हैं ना अपन, तो ये हो जाएगा x तो वैसे ही रहेगा ई रेज टू एक्स 0 टू 1, -2 तो ऑलरेडी था, रुको इसको -2 को बाहर ही करो क्योंकि ये गलती बहुत होती है, फिर माइनस टाइम्स ऑफ -2 को बाहर ही कर दिया था। अब इंटीग्रेशन के बाय पार्ट्स के फॉर्मूले में माइनस आता है, 0 टू 1, अब x का 1 हो जाएगा ई रेज टू एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा। अपर लिमिट रखो तो 1 आ रहा है, लोअर लिमिट रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 ही बचा है। 1 माइनस ट्वाइस ऑफ, अपर लिमिट रखो 1 माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, माइनस ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स ही होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ई रेज टू 1 माइनस ई रेज टू 0 1 होता है, और होल माइनस बाहर था इसे, और एक -2 ऑलरेडी बाहर था। देखो यही आ रहा है, कुछ गलती हुई है शायद, देखो क्या नहीं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ तो सही लगा है, यहाँ माइनस ही आएगा, ये -2 तो बाहर ही है, क्या गलती लग रही है? तो बाहर 1 की जगह e आएगा। सर उधर ई आएगा। हाँ ये 1 कैसे आया बे, ये तो ई चलेगा, तो इधर भी जब मैं रखूंगा 1, मैंने x को 1 देखा, मैंने ई वाला खाई गया मैं पूरा, यही आ रहा है, तो अब आ गया मेरा e-2। ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को भी कोई डाउट, भूलोगे तो नहीं? नहीं सर। चलो, उम्मीद करता हूँ जेई मेन जनवरी शिफ्ट तक ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुम्हें याद रहेगा और आंसर याद भी रख सकते हो, ठीक है। ऐसे और भी कई क्वेश्चंस हम करेंगे बट बाद में, टाइम की शॉर्टेज के कारण हम सिर्फ अभी एक ही वैरायटी देख रहे हैं इस टाइप की। सब आज हम सब यूनिक वैरायटीज देखेंगे, एक एक वैरायटी में सब पे बता दूंगा। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं।
सर थोड़ा ऊपर करो। चलो, तो हमने कुछ प्रॉपर्टीज तो पढ़ी थी, पर उसमें शायद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को मैंने डिस्कस नहीं किया था। तो आज अपन अब सबसे पहले पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की थ्योरी को खत्म कर देते हैं। प्रॉपर्टीज जो चल रही थी अपनी, उसका कंटिन्यूड पार्ट। प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू पीरियोडिक फंक्शंस। क्योंकि अगर कोई एक इंटरवल देते हैं और अगर फंक्शन पीरियोडिक है तो एक इंटरवल के बाद उसका ग्राफ पूरा सेम होगा, तो एरिया बाउंडेड भी सेम होगा, तो प्रॉपर्टीज बहुत सारी बन सकती है। पहली प्रॉपर्टी जिसका प्रूफ गुजरात बोर्ड वालों से भी पूछ सकते हैं, उनकी टेक्स्ट बुक में प्रूफ दिए हुए थे। इफ fx is periodic फंक्शन, अगर fx हमारा पीरियोडिक फंक्शन है विथ पीरियड, मान लेते हैं पीरियड बोलो या फंडामेंटल पीरियड बोलो, बात एक ही है, दोनों में चल जाएगी प्रॉपर्टीज, तो वो उसी का मल्टीपल होता है। विथ पीरियड t, देन इंटीग्रेशन, पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है, a से a प्लस टी, a से a प्लस टी fx dx इज इक्वल टू, यार रुको अभी ये वाली प्रॉपर्टी एक, रुको ये वाली नहीं, रुकना, हाँ स्टैंडर्ड वाली प्रॉपर्टी सबसे पहले लो। 0 से लेके n टाइम्स ऑफ t, ठीक है, 0 से लेके n टाइम्स ऑफ t जा रहा है, तो हम इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं, n टाइम्स 0 टू t fx dx, सबसे बेसिक प्रॉपर्टी। अब इसको प्रूफ कैसे करोगे, तो एक प्रूफ तो बहुत इजी है, ग्राफिकली तुम बोल सकते हो। n यहाँ पे जो रहता है वो क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n हमारा यहाँ पे इंटीजर है, ठीक है। हाँ अब बताओ, 0 से t से 2t, बिल्कुल, अगर अपन कोई भी ग्राफ बनाते, लेट्स सपोज sin x की बात करूं मैं, ठीक है, तो 0 से 2 पाई में जो पार्ट आएगा, अगर 2 पाई उसका पीरियड है, तो अगर मैं 4 पाई तक भी जाऊंगा, तो जितना 0 से 2 पाई में एरिया आएगा उतना ही ये वाला 4 पाई हो गया, उतना ही 4 पाई में आएगा ना, बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। तो अपन इजीली बोल सकते हैं, अगर 0 से लेके n टाइम्स तक हमें t तक का इंटीग्रेट करना, तो अपन 0 से t कर लेते हैं, उसका n टाइम्स कर देंगे, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है तो उतने इंटरवल के बाद तो ग्राफ रिपीट करेगा ही करेगा। तो ये एक लॉजिक हो गया, ठीक है। मैथमेटिकली कैसे प्रूव कर सकते हो, मैथमेटिकली ये समझ में तो आ गया, सब कुछ आ गया, इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, हाउ टू राइट इट। सर किंग रूल, हाँ बोलो, किंग रूल, क्या बोल रहे, किंग रूल, अच्छा किंग रूल कुछ और, 0 से t फिर t से 2t, हाँ बिल्कुल सही। अब सुनना ध्यान से, प्रूफ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईआईटी ने 2 साल पहले एक क्वेश्चन पूछा जिसका क्लिकिंग फैक्टर इसका प्रूफ है, ठीक है, इसलिए समझना, वो क्वेश्चन भी हम करेंगे बहुत जल्द, ठीक है, मुझे पता है कौन कौन से क्वेश्चंस करवाने हैं इस चैप्टर में। तो 0 से लेके n टाइम्स ऑफ t है, n मान लो जैसे कि मान लो दिया हुआ 5, तो 0 से 5t तक जा रहा है, तो अपन उसको तोड़ सकते हैं, क्या ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं, पर अभी काम खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद क्या करोगे, एक मिनट बेटा, एक मिनट, और हमें पूरा सब्जेक्टिव प्रूफ लिखना है, ठीक है, कोई भी लॉजिकली ग्राफिकली हम नहीं लिख सकते हैं। मैथमेटिकली प्रूफिंग अपन देख रहे हैं इंटीग्रेशन के थ्रू, ये लिख सकते हैं, ऐसा जाएगा अप टू nt तक। तो पहले वाले को तो मैं ऑब्वियसली कुछ नहीं करूंगा, दूसरे पार्ट को लिए क्या करोगे बताओ, कैसे, क्या क्या बोलो बोलो, नहीं x को x minus t से replace कर, हाँ, पर तुमने जो बोला थोड़ा सा, हाँ x को x माइनस टी, ठीक है समझ लूंगा, मार्क्स मिल जाएंगे। मुझे बताओ, अगर फंक्शन पीरियोडिक होता है विद पीरियड t, तो एक बहुत बेसिक प्रॉपर्टी, और वो ये है,
यस और नो? ठीक है, अब ट्राई करो, कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन करो, 1 सेकंड में ट्राई करो। हाँ बोलो, क्या करोगे सब्स्टिट्यूशन, बताओ जरा। कुछ ना कुछ तो चेंज करोगे, हमें ये पता है बस पीरियोडिक से, फंक्शन चैप्टर से कि f of x plus t f of x होगा। तो अगर हम क्या हम x को y plus t से रिप्लेस कर सकते हैं? क्या हम x को y plus t से रिप्लेस कर सकते हैं? उससे क्या मिलेगा मुझे? उससे ही तो सब कुछ मिलेगा। जब मैं, ध्यान से सुनना, हाँ, dx इक्वल्स टू dy हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब रखो x की लिमिट, ये x की लिमिट है, x जब t होगा तो y कितना हो रहा है? अंडा। जब x मेरा 2t होगा तो y कितना होगा? t, और यहां बनेगा f of y plus t dy। और हमें पता है कि f of y plus t f of y ही होगा, दिस यू नो वेरी वेल। और वेरिएबल चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता है, तो हम इसको फिर से f of x dx लिख देते हैं। समझ आया? ये प्रूफ इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूं, देखेंगे आईआईटी ने कैसे नया एक क्वेश्चन बनाया, बहुत सारे ऐसे इंटीग्रेशन, बहुत सारे सांप दे दिए थे, 2014 या 15 में आया था, तो बच्चे तो वो इतने सारे सांप देख के डर गए, पर वो ऐसे ही था कुछ। अब तुम्हें आइडिया लग गया है कि उसको कैसे एक में कन्वर्ट करना है, वो पीरियोडिक के थ्रू नहीं, पर ऐसे तोड़ के हम सब्स्टिट्यूशन तो कर ही सकते हैं ना, इस टाइप से। चलो खैर, ये हो गया। तो सिमिलरली दूसरे वाले में क्या करोगे बताओ? x को y plus 2t से रिप्लेस कर दोगे, और f of y plus 2t भी तो f of y होगा ना, f of y हो जाएगा। उसको फिर से तोड़ो, या तो दिख ही रहा है, उसके मल्टीपल भी तो सेम ही आएगा। तो अब तुम्हें पता है ये सब वैल्यू सेम ही है जो फंक्शन है, तो कितने में टूटेगा ये? तो अगर n 4 होता तो 4 में टूटता, 5 होता तो 5 में टूटता, तो 0 से n t है तो n में टूटेगा। बहुत अच्छा लगता है मुझे इसका प्रूफ एक्चुअली, क्योंकि जब आईआईटी ने पूछ लिया तो और मजा आता है, क्योंकि ये मैथमेटिकल, हमें पता है ऐसा हो रहा है, हमें सबको पता है, पर मैथमेटिकली कैसे लिखे, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अनफॉर्चुनेटली आईआईटी ने पूछ चुका है इस पे क्वेश्चन, तो अब तो शायद ना आए, पर हाँ मेंस में तुम्हें काम आ सकता है ये प्रूविंग अब। ओके, और खैर ये हो गया। चलो, कोई डाउट? समझ आ गया सबको? ठीक ठाक पॉइंट था ये अपना। प्रॉपर्टी तो खैर सबको याद ही हो गई होगी, और एन यहाँ पे इंटीजर होना चाहिए, बेसिकली नेचुरल नंबर ही रहता है, नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्यों ये जरूरी, क्यों नेचुरल नंबर देना? वरना तो 0 से π/3 दे दूं मैं तुम्हें, तो तुम इसको लिख दोगे 0 से 6 इंटू 1/6 इंटू 2π लिख दो, तो n तो तुम्हारा 1/6 हो जाएगा। तो ऐसे तो हर एक में प्रॉपर्टी लग जाएगी, कहीं का भी इंटीग्रेशन तो नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो इंटीजर जरूरी है, वो वाली प्रॉपर्टी। ये वो 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी मत फील करना कि सर वो 2a में तो आपने आधा भी मान लिया था a एंड ऑल। अरे वहां ठीक है, वहां कोई प्रॉपर्टी ऐसी नहीं लगाई है हमने, यहाँ हम पीरियोडिक फंक्शंस की प्रॉपर्टी एंड ऑल देख रहे हैं। ओके, चलो खैर ये हो गया। अब इस टाइप से कुछ और प्रॉपर्टी भी बन सकती है, a से a प्लस n टाइम्स ऑफ t f of x dx। अब फटाफट प्रूविंग एंड ऑल नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है? बोलो अब क्या होगी प्रॉपर्टी, बनाओ जल्दी से। बोलो, a से लेके a प्लस एन टी, a कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर। कोई एक एग्जांपल ही ले लो, जैसे कि मैं π/3 से स्टार्ट कर रहा हूं, या वैसे कुछ a से t, और कुछ
और कुछ बनेगी? अगर x को y plus a सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या? y plus x हाँ वो तो कुछ भी रख सकते, वो तो वैसा तो कुछ नहीं है। बोलो कुछ बनेगा ये? 0 से a f of x dx plus n 0 से t f of x। अच्छा, मतलब इसको तोड़ा तुमने, कैसे तोड़ा जरा बताओ? तो मैंने 0 से a तोड़ दिया। 0 से a, 0 से a, तो a से a प्लस एंटी जा रहा है, तुम 0 से a ले रहे हो। ग्राफिकली नहीं मतलब सर a से a तोड़ा फिर a से n t नहीं तो a से a प्लस एंटी तो है। a 0 हो गया a से n चल गया a से t। a से लेके एन टी। अच्छा, इसको थोड़ा सा फील करें क्या ग्राफ के थ्रू, मतलब कोई प्रॉपर्टी बनती हो तो देखते हैं, कोई बनेगी कि नहीं बनेगी प्रॉपर्टी, वो भी देखते हैं। अगर sin x का हमारा ग्राफ है मान लो, ठीक है, अगर नहीं अगर a को 0 कर रहे हैं तो वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, बाकी अगर a की वैल्यू कुछ और हुई तो, जैसे कि sin x का मेरा ग्राफ है। हाँ बोलो। जीरो से चलो π/2 ले लेते हैं, π/2 से स्टार्ट करते हैं अपन, π/2 से अपन को जाना है 2π प्लस π/2 तक, तो तुम देख रहे हो, और उसको आगे बढ़ाते हैं, ये 2π 4π यहां तक जाना है, 4π प्लस π/2 तक। अब बताओ मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इंटीग्रल 0 से a f of x dx इंटीग्रल 0 टू a a f of x dx plus n times 0 से। अच्छा ऐसा बोल रहे हो, हर बार ये ट्रू रहेगा, मतलब पूछ रहा हूँ। हाँ बोलो। अच्छा देखो देखो देखो, अगर मैं ऐसा लिखता हूं कुछ 0 से a और a से a प्लस n टाइम्स ऑफ t, तो ये अपना कितना बन जाएगा, 0 से लेके n टाइम्स ऑफ t बनना चाहिए कि नहीं? 0 से a तक गया और फिर a से a प्लस एन टी तक गया, तो क्या ये मिलके 0 से लेके n टाइम्स ऑफ t तक जाएगा कि नहीं जाएगा? एन टी तक जाएगा कि a प्लस एन टी तक जाएगा? a प्लस एन टी तक जाएगा, जाएगा ना कि नहीं? तो सही बोलो ना, मैं लिख रहा हूं एंटी, हाँ हाँ भी कर रहे हो। अरे बीच में बस एक तरीके से मान लो कि हमने तोड़ दिया उसको, तो 0 से a से a प्लस एन टी, तो मतलब 0 से लेके a प्लस एन टी तक जाएगा अपना, मतलब वो बेसिकली 0 से लेके a प्लस एन टी का अपना फॉर्म बनेगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ ये वैल्यू अगर अपन अलग से निकाल ले, ये हमसे पूछा है, तो 0 से लेके a प्लस एन टी माइनस 0 टू a वाला होना चाहिए, कायदे से तो यही होता है फॉर्मूला। तो क्या कुछ थोड़ा सा फर्क है क्या, वो दोनों सेम ही रहेगा जो तुम बोल रहे हो? थोड़ा सा तो फर्क आ गया है, वो ऐसा दिख रहा है अपन को, बट देखा जाए तो कायदे से ये बोलेंगे अपन। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो इस टाइप से कोई सर फॉर्म, a to a क्या और बोल रहे a हो? plus a to a plus t फिर a plus t to a plus 2t ऐसे ब्रेक करके करे थे। हाँ क्या बोला, वापस बोलो। a से a plus t, ठीक है, फिर a प्लस टी से a plus a 2t, प्लस सर ऊपर जो प्रूफ है ना उसी के जैसे। हाँ ठीक है, a से a प्लस टी। अब दूसरे तरीके से तोड़ते हैं अपन, a से a प्लस टी तक गया, a प्लस टी से a प्लस 2t तक गया, क्या ये कोई प्रॉपर्टी बन सकती है? ये किसके बराबर आएंगे सब? सर सब इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2f(x) dx होंगे, तो n टाइम्स होंगे तो n टाइम हो जाएगा, मतलब n टाइम 0 टू t तक ही जाएगा, ऐसा कह रहे हो? यस। ओके, मतलब तुमने कुछ करा नहीं। सुनो ध्यान से, मैंने a को π/2 लिया ना, ध्यान से सुनना। हाँ मतलब ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है,
तो ये इतना पोर्शन शिफ्ट हो गया देखा जाए तो, अपने पीरियोडिक से उतना ही पार्ट आगे शिफ्ट हुआ जितना स्टार्टिंग में आगे से शुरू हो रहा था। तो इस एरिया को उठा के यहां रख सकता हूं, तो देखा जाए तो ये 0 से लेके n टाइम्स ऑफ t तक ही तो था। बिल्कुल सही बोला, गुड। सोच सकते थे यार, टफ था क्या सोचना? अरे एक एरिया अगर बराबर है तो उस हिस्से को उठा के कहीं और रख सकते कि नहीं रख सकते हैं? फिर से सुनो, चलो यहां से कोई ग्राफ शुरू हो रहा है, कायदे से तो पीरियोडिक फंक्शन के अकॉर्डिंग यहां खत्म होना था, पर जितना पोर्शन थोड़ा सा और उठा हुआ दे दिया। अब जितना पोर्शन उठा है उस पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से यहां तक उसकी साइकिल खत्म हुई, उतना ही अपन आगे ऐड ऑन कर दें तो वो 0 से लेके उस पॉइंट तक ही तो हो जाएगा। मतलब a से a प्लस एन टी इज नथिंग बट 0 से एन टी लिखो, बात एक ही है। ये हो गया। अभी भी समझ आया कि नहीं? हमने धक्का दिया है बेटा, ग्राफ को धक्का दिया। जितना धक्का स्टार्टिंग में गया उतना ही एंडिंग वाले में भी उतना ही धक्का लगा है। तो क्या लेंथ बढ़ती है क्या? मतलब उतनी ही रहती है। ट्रेन है, ट्रेन की कोई लेंथ है L यूनिट्स, उसको तुमने थोड़ा सा आगे खसकाया तो एंडिंग भी उतनी प्रोपोर्शन आगे बढ़ा है, तो लेंथ तो उतनी रहेगी। अब यहाँ लेंथ नहीं है, यहाँ एरिया देखो एक तरीके से। 1D से 2D में जाओ, 3D तो खैर है ही नहीं है। तो समझ आया सबको? तो बहुत टफ नहीं था। सोचो यार, थिंक करो, क्या करोगे फिर? वैसे तो प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूँ, अब तो याद भी कर सकते हो प्रॉपर्टी, पर सोचो थोड़ा सा लॉजिकली। मतलब क्या पता तुम कहाँ क्या सोच रहे थे, मुझे समझ नहीं आया। ये तो मैंने ऐसे ही लिख दी प्रॉपर्टी। जनरलाइज प्रॉपर्टी तो मुझे ये लिखवानी थी बेसिकली, a प्लस एम टाइम्स ऑफ टी से लेके a प्लस एन टाइम्स ऑफ टी तक जाए तो ये होगा n माइनस एम टाइम्स 0 टू t। अब ये तो तुम खुद सोचना, ये मैं नहीं बताऊंगा, लॉजिकली भी सोच सकते हो या तोड़ते जाओ उसको। समझ में आया ना इसका प्रूफ कैसे जा रहा था? इसके प्रूफ में क्या हुआ अपना, a से a प्लस टी, फिर a प्लस टी से a प्लस 2t एंड सो ऑन। ठीक है, उस टाइप से। और फिर एक सब्स्टिट्यूशन कर दो, उसको उठा दो, तो वो सब सेम ही हो जाएगा। चलो खैर, हाँ बोलो। तो वो तो 0 से लेके n टाइम्स ऑफ t होती। अरे मतलब ये प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ a है। कहीं से भी अपन स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट करें, एंडिंग में भी तो खत्म होने के साइकिल एन टी पे खत्म हो जाती साइकिल, उतनी पोर्शन तो आगे बढ़ रहा है। तो स्टार्ट कहीं से भी हो, एरिया बाउंडेड पे फर्क ही नहीं पड़ेगा। a को 0 रख दो तो 0 से लेके n टाइम्स ऑफ t, तब भी तो वैलिड है। a को 1 रखो, 1 से 1 प्लस एन टी उतना ही होगा, क्योंकि जो 0 से 1 में था वो एन टी प्लस 1 में उतना मिल गया, एन टी से एन टी प्लस 1, उसी हिस्से को उठा के आगे रख दिया विद वेक्टर क्वांटिटी, मतलब जो प्लस है जो माइनस है एज इट इज। मतलब तो खैर थर्ड वाला आ गया है, तो सेकंड तो अपने आप समझ में आता है। थर्ड का ही तो स्पेशल केस है ना सेकंड वन, जब मैं m को 0 रख देता हूँ। अगर ये बता देता तो फिर तो सेकंड तो मैं ऐसे ही बोल देते। ठीक है, चलो फोर्थ वन, थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार। चलो एक ही वाले भी ले लो, nt से लेके a प्लस एन टी से लेके a प्लस एन टी, बहुत इजी। अब ये सोच के बताओ, 0 से लेके a तक। चलो इस बार सही बोला दर्पण ने। क्या इसको अपन ऐसा नहीं लिख सकते 0 टू a तक का जो रहेगा बिल्कुल उतना ही रहेगा ना? अभी तो बताया प्रॉपर्टी, अगर जितना पार्ट उतना आगे बढ़ा है उतना ही पहले ले लो। ठीक है, चलो खैर ये प्रॉपर्टी भी लिख लेना। और कोई प्रॉपर्टी बची है क्या? हो गई शायद प्रॉपर्टी तो। 0 से लेके n टाइम्स ऑफ t भी हो गया, और हो गया क्या? तो बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं, एक नोट करके, इंटीग्रेशन a से लेके a प्लस टी तक जाए तो ये जो भी वैल्यू रहेगी वो इंडिपेंडेंट ऑफ a रहेगी। जो तुमने अभी बोला मैं उसी को ऐसे लिख दूं तो चलेगा? a से a प्लस एन टी तक जा रहा है तो क्या a पे डिपेंड करता है क्या वैल्यू? नहीं करता है। समझ में आया कि नहीं? वही a से a प्लस एन टी वहां पे सब मैंने बताया, तो बात तो वही है अपनी। इसी को अपन क्या लिखेंगे, 0 से लेके t तक f ऑफ x dx। तो ये हो गई भाई प्रॉपर्टी। तो कोई बहुत ज्यादा कोई टफ चीज नहीं थी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज देखा जाए तो, लॉजिक। पर जो पहले का लॉजिक था मैं तो बोलता हूँ वो बेस्ट था। और उसमें कैसे तोड़ा अपन ने दो में,
3 में, दूसरे वाले में भी तो फिर ऐसे ही टूटेगा, 0 से a प्लस t से a प्लस 2t, और फिर सब्स्टिट्यूशन करो और सबको सेम उसमें ले आओ। खैर आगे बढ़े अब। ऑल राइट, तो अब तुम ये प्रॉपर्टी तो जहां तुम्हें लगता हो वहां तुम लगा सकते हो, ठीक है, जहां भी तुम्हें लगे वहां प्रॉपर्टी ये लगा देना। याद हुई कि नहीं प्रॉपर्टीज? पहले तो ये बताओ। अब जैसे एक बहुत इजी सा क्वेश्चन दे देता हूँ, बहुत इजी सा, तो ऐसे ही दे रहा हूँ, मतलब चलो फिर लिख देते हैं 20, तुम्हारे स्कूल एग्जाम में आ सकता है। 0 से लेके 100 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज अ पीरियोडिक फंक्शन जिसका t होता है 1, तो 100 को 1 into 100 लिखेंगे और 1 इज एन इंटीजर, हम लगा सकते हैं, लिख सकते हैं ना इसको, 100 into 1, n यहाँ पे 100 हो गया, t मेरा 1 है, तो इसी को हम लिख सकते हैं 100 टाइम्स ऑफ 0 to 1, और 0 से 1 वाली वैल्यू का फ्रैक्शनल पार्ट तो सेम ही रहता है, हाफ का फ्रैक्शनल पार्ट हाफ, 0.3 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.3, तो फ्रैक्शनल पार्ट लगाने की जरूरत है? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अब तो मेरे ख्याल से x raised to n plus 1 upon n plus 1 से ही आ जाएगा, 0 to 1 1 रखूंगा तो 100/2 50 आ गया। वरना तो एक और भी तरीका था, ग्राफ, ये जो एरिया होगा उसी का ही तो 100 गुना करना है, हाफ इंटू 1 इंटू 1, ये एरिया हाफ है, तो हाफ का 100 टाइम्स 50। खैर वो बोर्ड में नहीं चलेगा, बोर्ड में ऐसा तुम कर सकते हो, या ऐसा भी नहीं तो इसको तोड़ते जाओ प्रूफ से, 0 to 1, 1 से 2, 2 से 3 तक, और फिर x को x plus 1 वैसा वैसा मतलब रख देना, x को y plus t करके, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x plus i, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ही होता है क्योंकि वही तो पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी हो गई, f of x plus t, और i इंटीजर मतलब t अपना 1 ही था यहाँ पे। खैर ये तो हो गया, किसी को कोई डाउट? तो इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, हालांकि ये लॉजिकली ग्राफिकली भी हो कर सकते हो तुम, ठीक है। क्या आगे बढ़ सकते हैं? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 20 तक हो गया है, 21। एक और कुछ डिफरेंट वैरायटी देखें आप? ये तो हो गया, या एक क्वेश्चन, चलो मैं क्वेश्चन बाकी पीरियोडिक पे बाद में तुम्हें करवाऊंगा, अभी तो और अभी तो तुम एक एक वैरायटी साथ सीख लो सब कि कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो थोड़ा सा ना लॉजिकल दिमाग लगाते रहना, कैलकुलस पूरा लॉजिकली ही चलता है, बहुत सारा पार्ट, फंक्शंस एंड ऑल, ये अलजेब्रा नहीं है जो लॉजिक ज्यादा नहीं चल पाएंगे, फंक्शन से मतलब अलजेब्रा से फिर भी आसान होता है कैलकुलस थोड़ा, अगर उसमें अलजेब्रा नहीं लगाया है तो आप सोच सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो चीजों को, अलजेब्रा तो मतलब पता है तो ही हो पाएगा। gx दिया हुआ है मैंने, x प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 xy स्क्वायर प्लस yx स्क्वायर g ऑफ y dy, तुम्हें निकालना है फाइंड gx। ये क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें ढेर सारे मिलेंगे किताबों में, कॉम्प्रिहेंशन के तौर पे, मैच द कॉलम के तौर पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि gx निकलेगा, gx पे बेस कुछ भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कॉम्प्रिहेंशन तो, पर इसको डिकोड कैसे करें इस इक्वेशन को? ऐसा कुछ सोचना नहीं, एकदम इजी सा सोचो, एकदम इजी, एकदम इजी, मतलब फंडामेंटली सोचो, एकदम समझो यार, तुम क्यों थिंक नहीं कर पाते हो? मैं स्टार्टिंग में जब इंटीग्रेशन मैंने स्टार्ट करा था डेफिनेट, तो कुछ कुछ चीजें बोली थी मैंने, उसी पे बेस्ड है ये,
और ये तुम्हें मिलेगा चैलेंजिंग के तौर पे मिलता है किताबों में जनरली, डराने के लिए, कुछ है नहीं इसमें। चलो समझते हैं, पहले तो डिकोड करो, या मैं तुम्हें कुछ कहता हूं तुम मुझे बताना यस या नो। जो x के बाजू में x के सर थोड़ा टाइम और वो इंटीग्रल y dy हो जाएगा 1 से लेके 0 तक की लिमिट लिख सकते हैं। ये g ऑफ y भी है जो दोनों में पहले वाले मतलब पहले वाले को dx इंटीग्रल 0 से नहीं, तुम अलग ही ट्रैक पे जा रहे हो, एकदम इजीली थोड़ा डिफरेंट सोचो, मतलब ये मत जाओ जो अभी तक मैंने बताया है तुम वैसे जा रहे हो। चलो सुनो ध्यान से, मैं क्लेम करता हूं कि क्या, कि मैं क्लेम करता हूं कि इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सर ये क्या बोला, समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, देखो इधर किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम इंटीग्रेशन, तो x तो एक अलग वेरिएबल है, वो तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या मैं इसी क्वेश्चन को ऐसा लिख सकता हूं, क्या ऐसा लिख सकता हूं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स जरा बताओ, अलग अलग कर लिया। Yes. अब दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है कि ये क्या हुआ, अरे कहाँ निकाला बेटा, दो अलग अलग इंटीग्रेशन लिखे हुए हैं। अब सुनो ध्यान से, शायद मैंने पहले भी कहा था या कुछ ऐसा डिस्कशन हुआ था अपना, ये जो 0 to 1 ये जो वैल्यू है ये तो भैया एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। इट्स अ डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 whatever be the function, if we multiply with y square we will get another function which is related to y. Now if we are integrating from 0 to 1, जो भी फंक्शन आएगा आफ्टर इंटीग्रेशन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कहां रखो, किसकी जगह रखोगे, y की जगह। तो पूरा फंक्शन कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं होगा बेटा, डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं अपन, तो ये भी तो एक कांस्टेंट है। तो कुछ आगे बढ़ू या ना बढ़ू, पर मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि कुछ इस टाइप का होगा। और क्वाड्रेटिक भी जरूरी नहीं है, लीनियर भी हो सकता है या जीरो भी हो सकता है, अगर ये कोफिशिएंट्स पे क्या डिपेंड करता है कि इन ए बी की वैल्यू कितनी होगी 0 से 1 के अकॉर्डिंगली। समझ में आया? पर ये कंफर्म है कि डिग्री मैक्सिमम होगी एक क्वाड्रेटिक, मैक्सिमम। मैंने जो पहले बोला क्वाड्रेटिक वो परफेक्टली करेक्ट नहीं बोलेंगे, ए बी के वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। एनी डाउट? कितना छोटा सा क्वेश्चन हो गया, पर ये ए बी निकालना है ना। बट अगर 4 ऑप्शन देते तुम्हें और ऐसे धमाकेदार ऐसे अलग अलग टाइप के 3 ऑप्शन होते और एक चौथा क्वाड्रेटिक होता, बाकी क्यूबिकल या कुछ और ही दे दिया, तो अपन टिक तो कर सकते हैं बिना सॉल्व करे। अब ए और बी कैसे निकलेगा, वहां से तो क्वेश्चन अब शुरू होता है, क्योंकि ए और बी भी कुछ जी ऑफ वाई की टर्म्स में दिए, पर इतना सोच पाए कि नहीं, ये बेसिक है बेटा, ये तो एनसीईआरटी भी बता देगा, एनसीईआरटी पढ़ने वाला भी। सोचो यार, सोचो, थिंक करो, बिना थिंक के आईआईटी नहीं निकलती है भाई। और अब ऐसे क्वेश्चन तुम्हें मेंस में मिलेंगे, ये सब क्वेश्चन अब मेंस के एक्सपेक्टेड है। अगर टफ मेंस का पेपर आता है और टफ आ रहा है, मतलब सभी शिफ्ट को मिला दो तो कोई एक आध शिफ्ट का पेपर मैथ्स का इजी आएगा, तो खुश मत होना, क्योंकि परसेंटाइल घटिया आने वाला है, परसेंटाइल घटिया आएगा जिसमें इजी आएगा। तो हमें तो परसेंटाइल अच्छा चाहिए, तो फिर टफ ही आएगा, ये सोच के चलो। a+1 टाइम्स ऑफ x प्लस bx स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे एंड ऑल, तो ये a और b क्या है इसको अलग से देखते हैं। व्हाट इज दिस a, 0 to 1 y स्क्वायर g ऑफ y dy, यही है ना।
ये मेरा ए। तो मुझे बताओ अपने पास जी ऑफ एक्स तो अपने पास रखा हुआ है, मेरे ख्याल से रखा हुआ है ना जी ऑफ एक्स। तो अगर जी ऑफ एक्स रखा हुआ है तो जरा जी ऑफ वाई बता दो कितना होगा। क्या यही होगा? बिल्कुल यही होगा। वाह कांस्टेंट के अंदर कांस्टेंट घुसा रहे अपन और कुछ नहीं कर रहे। a प्लस 1 टाइम्स ऑफ y प्लस बी वाई स्क्वायर। शायद सभी ने एनसीईआरटी का बेसिक फर्स्ट एक्सरसाइज तो सॉल्व करा होगा ना। ये फर्स्ट क्लास जो बहुत जरा सा मैंने बताया था बस तुम्हें, इंटीग्रेशन में लिमिट कैसे रखते हैं, वेरिएबल क्या होता है, ये उस पे आईआईटी लेवल का क्वेश्चन है। तो इसको और थोड़ा अच्छे से लिख लो भाई। ये तो कांस्टेंट ही है, दिमाग में रखना। 0 to 1 y क्यूब dy प्लस b बाहर 0 to 1 y रेस टू 4 dy। बोलो यही आएगा। जरा इंटीग्रेट करो और a और b में एक कंडीशन मिलेगी, दूसरी b को लेते हुए बनेगी। फटाफट सॉल्व करके इक्वेशन बताओ क्या आ रही है। a प्लस बी का होल क्यूब? a प्लस बी होल क्यूब कैसे दिख रहा है तुम्हें? सर एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ बोलो अंकित। एक्स क्यूब दिख नहीं रहा है, वाई क्यूब दिख नहीं रहा है, मतलब ऐसे a प्लस b का होल क्यूब लेंगे तो क्या होगा? a प्लस b प्लस c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाँ फिर सर a स्क्वायर d है, b स्क्वायर a है, उसको अलग ले लेंगे, b कॉमन लेके फिर से बनेगा x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस x प्लस y का होल क्यूब। मतलब तुमने घूम फिर के कुछ नहीं करा, तुमने इसको x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लिखा है। अब आगे क्या? नहीं, क्या सिंप्लीफाई हो रहा है? x तो और अंदर घुस गया जिसको मुझे बाहर निकालना है। हाँ बेटा, कोई कुछ कह रहा था ऑनलाइन में? जैसे मैंने गलत रहा है। चलो इसको सॉल्व करके कोई वैल्यू बताएगा कि ये भी इंटीग्रेशन में करूं? एलसीएम लेके बता, इंटीग्रेट तो मैं भी कर दूंगा। मैं बता ही देता हूं, a प्लस 1 टाइम्स ऑफ 1/4 प्लस b टाइम्स ऑफ 1/5 15 a 4b प्लस 5। एक बार चेक करो बाकी सब बच्चे भी। Yes. हाँ यही आ रहा है, परफेक्ट, बिल्कुल सही। इसको 15 है माइनस 4b इक्वल्स टू 5 करके भी लिख सकते हो। दिस विल बी आर इक्वेशन नंबर 1 या 1 बोलो या जो भी बोलो। अब खैर अब b को लेते हैं नाउ। अब ऐसे बहुत क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे, बन जाएंगे ना। मैं एक ही करवा रहा हूं बस तुम्हें, ठीक है? किताबों में ढेर मिलेंगे, अमितम अग्रवाल खोलोगे तो ढेर सारे क्वेश्चन है, सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं। चलो b को निकालने के लिए क्या करेंगे? y टाइम्स ऑफ g ऑफ y 0 to 1 dy को बोला था, 0 to 1 y टाइम्स ऑफ g ऑफ y dy। तो 0 to 1 y टाइम्स ऑफ व्हाट इज g ऑफ y? g ऑफ ये रहा a प्लस यही है ना, यही है। चलो खैर ये हो गया, ठीक है? क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो? 2b/3 फिर से वही चीज करनी है। और ये किसके बराबर है? इसको क्या बोला था? b बोला था। तो 0 to 1 a प्लस 1 बाहर करा, y स्क्वायर dy प्लस b बाहर 0 to 1 y इंटू वाई स्क्वायर y क्यूब dy इज इक्वल टू b। हाँ जी बोलिए, सॉल्व करिए। सर ये आ रहा है 2/3। अरे इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। सेकंड इक्वेशन को कितना आया? 15 is equals to 4b plus 5। अरे यार अलग अलग आ रहा है। 15 इक्वल टू 4b प्लस 5 तो आ गया है, तुम कहाँ पर हो भाई?
4 इक्वल टू 9b माइनस 4। चलो एक इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन, और 1 और 2 को सॉल्व करो अब। तो a कितना आ रहा है? बिल्कुल गलत आएगा, वो ऑड ही आएगा, तभी वही क्वेश्चन दिया मैंने। अरे यार 61/11 ये आएगी दो वैल्यू। कैलकुलेशन करो भाई, क्या करोगे मेंस में? 61/119 और 80/119, ठीक है। और जैसे भी करो सब्स्टिट्यूशन, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी होती है, b1 c2 माइनस b2 c1, अगर उस पे कमांड है तो वो कर लो, क्योंकि उससे डायरेक्ट निकलती है वैल्यू। मैं जनरली इन टाइप के क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रीफर करता हूं, जो मेरे ख्याल से कोई भी बच्चा प्रीफर नहीं करता है। सबको आदत होती है एलिमिनेशन मेथड वाली, इसमें कुछ मल्टीप्लाई करो, इसमें कुछ करो, सब्ट्रैक्ट करो, या सब्स्टिट्यूशन एक में से। सब्स्टिट्यूशन भी कई बार ठीक रहती है। तुम एलिमिनेशन क्या पता, एलिमिनेशन ही बोलते हैं ना उसको, एक में कुछ मल्टीप्लाई और दूसरे में, तुम उसी पे स्टिक रहते हो। जबकि 10th में तुमने 3-4 अप्रोचेस पढ़ी है। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि गलती सबसे ज्यादा तुम उसी में ही करते हो एलिमिनेशन में, फिर भी उसी से जुड़े हुए हो, अलग ही जुड़ाव है तुम्हारा उसमें, पता नहीं क्यों। गलत भी करो, कुछ भी करो, पर एलिमिनेशन तो मेरा अपना है, पता नहीं क्यों, मतलब ऐसा होता है। मैं 11th के भी बच्चों को ये बोलता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाज नॉट इन द सिलेबस ऑफ क्लास 10। अभी 11th के एक बच्चे ने मुझे ऐसा बोला, सर वी डोंट नो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अरे भाई अब तो मुझे यही समझ नहीं आता, अब जो आगे वाले बच्चे आएंगे, भाई 1 + 2 आता है? नो सर, इट वाज नॉट इन द सिलेबस ऑफ। बच्चों के भी तो सिलेबस से कुछ कुछ हट रहा होगा, वो हटते हटते मेरा क्या होगा आगे जाके मुझे पता नहीं भाई, सच में। मतलब क्यों। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तुम्हें आता है कि नहीं? 15a माइनस 4b माइनस 5 करो, 4a माइनस 9b प्लस 4 करो इक्वल टू 0, ठीक है। फिर x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1, c1 a2 और a1 b2 माइनस, तो फर्स्ट क्लास से x, जब a दोनों वेरिएबल निकालने होते हैं ना, तब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन द बेस्ट वे। बस तुम्हें मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए स्ट्रॉन्ग। बहुत सारे बच्चों के मल्टीप्लिकेशन 2-2 3-3 डिजिट के याद रहते हैं, तो सेकंड्स में निकाल लेते हैं, और तुम कैलकुलेशन में उलझे रहते हो, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, ठीक है। समझ आ रहा है? नहीं आता तो बेटा वो 10th की किताब उठा के 50-60 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, क्योंकि ऐसी कैलकुलेशन पे तो आएगा। ये भी किसी किताब से उठाया है मैंने क्वेश्चन। चलो खैर, ए भी आ गया, बट ये क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन तो था g ऑफ x निकालो। तो g ऑफ x कितना हो जाएगा? x ये रहा ना, a + 1 टाइम्स ऑफ x + bx²। Therefore सब्स्टिट्यूट कर देना, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ रहा है। ज्यादा टाइम है नहीं, इसलिए हमें अब आगे बढ़ना पड़ेगा। एनी डाउट यू कैन आस्क, ठीक है। अब बिना ज्यादा वेस्ट करे अब हमें शुरू कर देना पड़ेगा लिमिट एसएस सम। टाइम कम है, क्योंकि उस पे 100% यूटी में एक क्वेश्चन आएगा, 100%, ठीक है। और लिमिट एसएस सम एक ऐसा टॉपिक है जो आईआईटी बहुत सालों से पूछते जा रही है, और इसमें भी बहुत सारे आंसर्स कई बार जो आते हैं वो लगते नहीं है। वो तो अपन करेंगे आईआईटी के पीवाईक्यू बाद में, अभी नहीं। पहले तो समझते लिमिट एसएस सम होता क्या है, मतलब ये भी लिमिट का ही पार्ट है, ठीक है। अब लिमिट एसएस सम एक, हाँ, लिमिट एसएस सम तुमने शायद उसमें भी पढ़ोगे, स्कूल टीचर भी पढ़ाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का जो प्रूफ होता है वो मैंने तुम्हें नहीं बताया शायद, कि इंटीग्रेशन का x² का x³/3 कैसे है, वो अपन फिर कभी देख लेंगे। जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल होता है ना डिफरेंशिएशन का, वैसे इसका लिमिट एसएस सम होता है। पर लिमिट एसएस सम दो टाइप से डिफाइंड होता है, एक तो क्वेश्चन सॉल्विंग में जो मैं बता रहा हूँ, और एक सबके प्रूविंग में यूज होता है इंटीग्रेशन के, वो मैं फिर कभी तुम्हें बताऊंगा ही सही, वो तो बाद में, बट अभी नहीं, ठीक है। तो लिमिट एसएस सम को कैसे क्या करते हैं, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, पहले तो थिंकिंग अप्रोच तुम्हें बता दूं, क्योंकि बच्चों को ये पता नहीं रहता है, बच्चे क्लिक नहीं कर पाते हैं। तो जब भी तुम्हें सीरीज बेस्ड क्वेश्चन आता है इन लिमिट बेस्ड क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक है। सीरीज बेस्ड क्वेश्चन आता है प्लस लिमिट लगा के, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है उस क्वेश्चन को क्रैक करने की? तुम में से कोई बताएगा? टर्म कैंसलेशन, या सीक्वेंस सीरीज लिख दूं, जितनी भी प्रोसेस उसमें तुमने पढ़ी है, AGP हो गया,
जीपी हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला, या चलो फिर ये तो ठीक है, और बोलो। सैंडविच थ्योरम बिल्कुल सही, वेरी गुड। इस पे तो मेंस में भी आ गए अब तो क्वेश्चन, 11th में हमने किए थे और 12th में भी देखे थे। और बोलो, एनी इंडेक्स, बाइनोमियल में एनी इंडेक्स में एक सीरीज दे देते थे अप टू इंफिनिटी जा रही थी, तो वो बेसिकली 1 माइनस हाफ की पावर में -1 का एक्सपांशन लिखा हुआ था। चौथा, पर ये रेयर होता है यूज, और एडवांस के सिलेबस में है भी नहीं जनरली वो, बट मे भी पूछ ले तो। और चौथा आएगा अब लिमिट एस सम। तो अब समझ में आ गया तुम्हें कि जब भी सीरीज के साथ लिमिट आए तो यही चार है, एक पे स्टिक मत रहना, चार तरीके हैं। चौथा अब आया है हमारे इसमें, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन यूज होता है। मैं सिर्फ फॉर्मूला दे रहा हूं, आया एंड ऑल कहां से वो बाद में कभी देखेंगे। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n समेशन r गोइंग फ्रॉम g ऑफ n से h ऑफ n, मतलब फंक्शन ऑफ n होंगे। 0 से भी स्टार्ट हो सकता है, 0 से लेके n, 0 से लेके n² + 3, या 2n से लेके 5n तक, कुछ भी हो सकता है। f ऑफ r बाय n, इस टाइप का फॉर्म। जब भी तुम्हें इस टाइप का फॉर्म बन जाए, मतलब तुम्हें जो सीरीज देंगे उसकी जनरल टर्म बनाई, तो जनरल टर्म कुछ इस टाइप की बन रही, मतलब फंक्शन पूरा r बाय n के फॉर्म में आ सकता है। r वेरी करेगा पर एक n तो वो फिक्स है, तो इसी टर्म को हम लिख सकते हैं a to b fx dx। अब तुम समझ गए होंगे इंटीग्रेशन का प्रूफ भी तो यही रहता है, उसमें उल्टा चलता है। इंटीग्रेशन निकालना है ना, उसको ऐसा लिखेंगे और फिर इस सीरीज को सॉल्व करते हैं, जिसमें जीपी जनरली यूज होता है, जीपी वाला यूज होता है। या साइन का सम ऑफ द फॉर्मूला याद है, साइन की सीरीज का सम अगर एंगल सीपी में चलते हैं, या कॉस का, वो सब इसी से आए। मतलब ये तुम्हारे एनसीईआरटी के सिलेबस में है। क्या दिया एनसीईआरटी में? ये उल्टा, कि कोई भी इंटीग्रेशन कैसे बनता है, पर अभी अपन ऐसा पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये ए बी क्या है, मुद्दे की बात तो ये है। तो ए होता है जी ऑफ एन अपॉन में एन लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी। बी होता है h ऑफ n अपॉन में n लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। ये होता है भाई, ये फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला है, पर 100% एक्सपेक्टेड वैरायटी करके लिख लेना, 100% एक्सपेक्टेड वैरायटी। और जिस तरीके से मैंने तुम्हें न्यूटन लेबनिट्स बोला था कि वो पेपर ही क्या जिसमें न्यूटन लेबनिट्स ना आए, तो वो पेपर भी क्या जिसमें लिमिट ऐसा सम का क्वेश्चन ना आए, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है। और बच्चे आखिरी तक इसको नजरअंदाज करेंगे, क्यों? जैसे न्यूटन लेबनिट्स को करते हैं, 1000 बार मुझसे पूछेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, तो नहीं सुनते, कुछ भी कर लो, कितना भी इंपॉर्टेंट बोल दो, जो एनसीईआरटी में नहीं वो इंपॉर्टेंट है, पर पेपर में आएगा तब बार बार मेरे पास आओगे, सर एक बार प्लीज वापस बता। तो समझ रहे हो ना, मुद्दे की बात ये है कि ये इंपॉर्टेंट है, बस ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन के थ्रू समझे इसको कैसे अप्लाई करना है, कैसा फॉर्मेट होता है। एकदम इजी सा क्वेश्चन देता हूं, मतलब एक्सपांड करा हुआ नहीं दे रहा हूं, जनरल टर्म ही बना के दे रहा हूं अभी। तो मैं जनरली क्वेश्चन जब आएगा तो पूरा सीरीज ऐसा एक्सपांशन के फॉर्म में दिया रहेगा, फिर तुम्हें उसकी जनरल टर्म बनानी है। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी समेशन r गोइंग फ्रॉम 1 to 4n रूट n अपॉन रूट r 3 रूट r प्लस 4 रूट n का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब दिख ही रहा है यहाँ पे तो कि ये r बाय n का ही फॉर्म है। अब वो कैसे बनाते हैं r बाय n? एक मुद्दे की बात ये है, लॉजिकल पॉइंट, कि एक 1 बाय n अलग होना चाहिए, एक n तो अलग से रखना ही, ठीक है। तुम ऐसा समझ सकते हो कि वो जो समेशन है वो इंटीग्रेशन में बदल रहा है, क्योंकि वो डिस्क्रीट नहीं था, वो कंटिन्यूअस मान लिया गया है। ऐसे ही तो निकलता है इंटीग्रेशन, हम रेक्टेंगल रेक्टेंगल गिन सकते हैं, ठीक है, और उसी को अगर अपन अप्रोक्सीमेटली कंटिन्यूअस ही मान ले तो इंटीग्रेशन में वो बदल जाता है। वैसा करेंगे उस पे बेस, इसके प्रूफ पे भी बेस क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत बेहतरीन सीरीज बेस क्वेश्चन। याद है 1/√r का समेशन, ऐसे बॉक्स बॉक्स एरिया गिनते, जीआईएफ उसकी वैल्यू पीआरएमओ के वक्त शायद बताया हूं मैंने। 1/√r के जीआईएफ की वैल्यू कितनी होगी, और r जा रहा है
इस टाइप के क्वेश्चन जिसकी वैल्यू नहीं निकल सकती पर किन दो के बीच में होगा वो गिन सकते हैं, रेक्टेंगल बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं। चलो करेंगे, वो भी पढ़ाऊंगा मैं, वो IIT स्टफ है, थोड़ा अपन देखेंगे बाद में। अभी तो खैर इससे कंपेयर करो, कंपेयर हो रहा है। एक 1/n अलग कर दो, थोड़ा रीअरेंज करो, r/n के फॉर्म में लाना है पूरे फंक्शन को। पहले ही मैं मल्टीप्लाई कर दूं, या अगर अभी नहीं करना है तो चलो छोड़ो, इस रूट n को नीचे ले आओ, इस रूट n को नीचे ले आओ, तो ये होल रूट ऑफ r/n ऐसा बन जाएगा। ऐसा लिख सकता हूं क्वेश्चन को, r/n आ गया, पर अंदर भी r/n के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो रूट n कॉमन निकालो इसमें से, या मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते थे। रूट n कॉमन निकलेगा तो स्क्वायर है तो n बाहर आ जाएगा, तो वो n बाहर मैंने बाहर ही रख दिया समेशन के बाहर। 1/रूट ऑफ r/n 3 √ ऑफ r/n प्लस 4 होल स्क्वायर। देखो यही आ रहा है, अब तो बन गया पूरा r/n। 1/n पे बाहर, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, सब जा रहा है। बस a और b निकाल के बता दो जल्दी से। a कितना होगा 1/n, ये जा रहा है ना g ऑफ n, n टेंडिंग टू इंफिनिटी 0 ही होगा। और b कितना होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 4n/n, ये होता है 4। कई बार बच्चे जब किताब से पढ़ते हैं तो उनको ऐसा लगता है बस 0 to तक ही जाता है, जरूरी नहीं है, वो 0 के अलावा कुछ और वैल्यू भी हो सकती है। अगर r भी मेरा इनिशियल वैल्यू भी n पे डिपेंड करती तो 0 से 4 जा रहा है। खैर यहाँ पे तो इंटीग्रेशन 0 to 4 f ऑफ r/n का क्या हुआ, फिर पूरा fx बन गया है वो, मतलब जहां भी r/n है वो x बन जाएगा, मतलब रूट x 3 √x प्लस 4 का होल स्क्वायर। क्या इसका इंटीग्रेशन आता है, या रूट x को भी t मान सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। इस पूरे को t बोल दो, क्योंकि रूट x का 1/2 √x होता है और एक 1/√x अलग से है। तो रूट x 1/2 √x, 4 का तो 0, dx dt के बराबर। लिमिट बदलेगी बट अब x की जगह 0 रखेंगे तो 4 आएगा, x की जगह 4 रखेंगे तो 2, 2 × 3 6 प्लस 4 10। देखो यही आ रहा है। और ये रूट x तो ठीक है, ये 2/3 और आ जाएगा, ये 3/2 dx/√x ही है ना यहाँ पे तो। और ये मेरा पूरा t हो गया 1/t² dt। देखो ये आ रहा है, 1/t² का कितना होता है -1/t, 4 to 10, 10 रखेंगे तो 1/10 - 1/4 कितनी आ रही वैल्यू, बाहर माइनस है, और 2/3 भी देखो 1/10 आता है, क्या होगा, ये होता है भाई r/n। 100% एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारे अभी ये यूटी में। एक और बता देता हूँ, इसके टफ क्वेश्चन बाद में कर लेंगे, फिर एक और अभी देख लेते हैं, क्योंकि कल मैं एरिया पढ़ाने वाला हूँ और टाइम मिलेगा तो रिडक्शन फॉर्मूला के कुछ स्टैंडर्ड रिडक्शन, क्योंकि एक क्वेश्चन रिडक्शन पे भी 100% आएगा। यूटी में तुमने शायद इंटीग्रेशन का नहीं दिया होगा, पर वो तुम्हारे मिस्ड में जरूर दिख रहा होगा, एक बार देना जरूर। तो तुम देखोगे अपन ने जितने अलग अलग वेराइटीज देखे थे इंपॉर्टेंट, उसी से पूरा पेपर भरा हुआ था। मतलब 6-7 क्वेश्चन तो डिट्टो क्लास नोट से आया, मतलब जो अपन ने डिटेल में पढ़ा वो बहुत फायदेमंद था, पर अनफॉर्चुनेटली वही होम असाइनमेंट दे दिया था। कुछ ने दिया था शायद वो पेपर, फिर भी तो उन्होंने देखा होगा कि पेपर में जो क्वेश्चन थे कुछ तो डिट्टो सेम थे, डिट्टो सेम थे। मैक्सिमम पावर आउट मतलब कुछ x⁻n कॉमन वाला, और भी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स थे। चलो खैर ये समझ में आ गया, आगे बढ़ते एक और क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n + 1 + 1/n + 2। अब एक सीरीज करके दे देता हूं पूरा, जनरल टर्म में नहीं दे रहा हूं, अप टू 1/6n। ये वाला ट्राई करो। एक्सपेक्टेड मीन्स 20। इस चैप्टर में भी 50-60 क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है। ये मत सोचना कि कल मैं एरिया स्टार्ट कर रहा हूं तो नहीं होंगे, करेंगे अपन कभी ना कभी तो।
और नंबरिंग वहीं से चलेगी, बिल्कुल नहीं। फिर से वही, ऐसा लगता है आंसर 0 पे टेंड हो रहा है, बट ये 0 पे टेंड नहीं होगा। 1/n+1 प्लस 1/n+2 प्लस 1/n+3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/6n। अब क्या ये r/n का फॉर्म है? क्या बदल सकता है ये r/n का फॉर्म? सबसे पहले तो जनरल टर्म बनाओ, तो आगे समझ आएगा फिर क्वेश्चन। r गोइंग फ्रॉम 1 से कहां तक जाएगा? ये n+r हो रहा है ना, तो ये r कहां तक जाएगा? तो 6n कब n+r के बराबर होगा? बहुत इजी है सोचना यार। 5n। तो जब r मेरा 5n होगा, तो जब 5n तक जाएगा तभी होगा ना वो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ, क्या बहुत टफ है क्या सोचना आखिरी टर्म? जो भी तुम जनरल बना रहे हो, फिर उसी जनरल टर्म को आखिरी टर्म से कंपेयर करके r निकाल लो। बहुत इजी तरीका है यार, ये टफ नहीं है। बच्चों से निकल नहीं पाता है जनरली एग्जाम्स में फिर, क्योंकि इसमें क्या टफ पूछेंगे बताओ? जनरल टर्म बनाना टफ हो जाएगी, समझ ही नहीं आ रहा है वो कहां से शुरू हो रहा है कहां एंड। चलो स्टार्ट तो फिर भी देख लोगे, वो एंड समझ में नहीं आता है। ठीक है, चलो तो क्या अब इसको r/n में बदल सकते हैं? बिल्कुल, जबरदस्ती एक n को बाहर निकालो, क्योंकि हमें पता है सबसे बड़ा क्लिकिंग फैक्टर इसका यही होता है कि एक 1/n होता है अलग से। तो मैंने जबरदस्ती एक n को बाहर निकाला नीचे से, तो इसमें तो था नहीं, तो उसको r/n करके लिख देते हैं। हो गया अब तो शायद क्वेश्चन, कुछ नहीं बचा। a कितना होगा? 1/n n टेंडिंग टू इंफिनिटी। मैं फिर कह रहा हूं हर बार 0 होगा ऐसा जरूरी नहीं है। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 5n/n 5 ही होगा, और 1/n वैसे ही है सब कुछ। हाँ, मतलब 0 to 5 r/n जहां जहां भी है वहां पे x कर दो। क्या इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो? log ऑफ mod ऑफ 1 + x, मॉड लगाना मत भूलना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखो, तो लोअर लिमिट log 1 0 होता है। देखो log 6 आ रहा है क्या? ये हो गया। ओके, चलो तो 2 क्वेश्चन दे दूं मैं, ट्राई करोगे? एक तो r/n का ही फॉर्म दे देता हूं, और एक और डिफरेंट वेराइटी। 23rd होगा ना, 24th में, और फिर 25th। 25 तक मैंने अभी करवा दिए तुम्हें। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी tan of π/2n into tan of 2π/2n into tan of 3π/2n into up to tan of n π/2n पावर में 1/n। अब यहां कैसे r/n? या तो प्रोडक्ट में दिया है और पावर में 1/n दिया है। बोलो रे क्या करोगे? हिंट तो दे दिया, r/n समेशन का ही फॉर्म है, तो कैसे आएगा? इससे वो वाला फॉर्म कैसे? बिल्कुल, और क्या करोगे रे? सब कुछ तो बोल रहा है क्वेश्चन खास करके कि प्रोडक्ट है, समेशन लाना है, लॉग और 1/n अलग से चाहिए रहता तो पावर में 1/n ही दिया हुआ है, सब कुछ बैठा हुआ है। और नीचे दिख ही रहा है r/n का फॉर्म चल रहा है, π/2 के साथ r/n फॉर्म ही चल रहा है। तो अब कर लोगे ट्राई ये, और फिर लॉग लेने के बाद वो पावर में मत ले जाना भूलना, लॉग n निकलेगा तो e⁻² मेरा आंसर होगा, वो गड़बड़ मत करना। और एक 25वां एक और दे रहा हूं, 0 to infinity sin x/x का होल क्यूब dx। इस टाइप का एक आर.डी. शर्मा में भी दिया है। आर.डी. शर्मा खत्म करना है तुम्हें कल नाइट तक, ठीक है? कैसे करोगे वो मुझे नहीं पता, बस अब खत्म करना है तुम्हें वो। थोड़ी स्पीड रखना। ये वैल्यू पूछ रहा हूँ, 2 इंटीग्रेशन है, बट फिर से तुम्हें पता है क्या करना है। पर अब यहाँ एक को दूसरे के फॉर्म में लाने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा, जुगाड़। और ये जुगाड़ की हिंट चाहिए? मैंने कहीं ना कहीं, बस एक हिंट दे रहा हूं, कहीं ना कहीं 11वीं में इस टाइप का किसी एक चैप्टर में क्वेश्चन में कुछ बोला था। नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी हिंट दी है। जो क्लास के मेरे प्रॉपर नोट्स बना के रिवाइज जिसने किया है वो तो क्रैक कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चन, और ऐसे कई सारे IITians यहाँ से गए हैं जिनको रटे रहते हैं, आज भी क्वेश्चंस रटे। बस मैं बोलूं स्टेटमेंट, पूरी कहानी याद आ जाती है। अनफॉर्चुनेटली अभी थोड़ा ऑनलाइन रहा है तो आई डोंट नो कितना किसने सीरियसली सुना है, ठीक है? पर मैं तुम्हें पहले भी कहा है कि क्लास नोट से भी IIT क्रैक होती है,
पर क्लास नोट्स पढ़ते कैसे हैं और कैसे रिवाइज करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। चलो टाइम हो गया है, इसी के साथ ही हम आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। कल हम एरिया शुरू करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू सर। Thank you, sir. Good day. थैंक यू सर। पंखा चालू कर